Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 4th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 4 मार्च 2023 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, अलाइनमेंट हो गया, इनके भी न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। वीडियो का जो एंड है वो बिल्कुल मिस मत करना, वरना एक सबसे बड़ी मिस्टेक करने वाले हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया है। पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनोगे, लास्ट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करोगे तो इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता हुआ नजर आएगा कि हाँ, मैंने आज के लेक्चर से ये चीज़ें सीखी हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहां पर जाकर सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहां से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना और वहाँ पर जाकर फिर से दीपक यादव एजुकेशन लिखना, जहाँ पे 11,000 से ज़्यादा फॉलोवर्स आपको मिलेंगे। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग से सेशन को। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं प्लस एडिटोरियल है, जहाँ पर हम लोग डेली लेकर स्कैम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ आज के इस लेक्चर में आपको जानने को मिलने वाला है। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है रेजिना डायलॉग के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि लगभग सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर कवर कर दिया गया है। तो क्या होता है रेजिना डायलॉग, इसके बारे में आपसे सवाल बन सकता है। तो पहले हम समझेंगे आखिरकार न्यूज़ क्या है, खबर क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे कि आखिरकार इस खबर में से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो न्यूज़ यहाँ पर यह है कि रिसेंटली अभी आपको पता है रेजिना डायलॉग का जो 8वां सेशन है वो हुआ है। 8th रेजिना डायलॉग वाला जो सेशन है वो किया गया, और जहाँ पे इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, वो यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट आई थी। ठीक है, अब ये डायलॉग का मतलब क्या है? डायलॉग कह सकते हो मीटिंग है, एक कॉन्फ्रेंस कह सकते हो। ठीक है ना, डायलॉग से कंफ्यूज मत हो जाना, एक कॉन्फ्रेंस कह सकते हो। तो रेजिना डायलॉग यानी कि 8वीं मीटिंग थी इस प्रकार की। ठीक है, इससे पहले कई सारी मीटिंग्स हम लोग करते हुए आ रहे हैं। लगभग 2016 से हम लोग लगातार ये मीटिंग्स को रखते हुए आ रहे हैं। अब की बार 2023 में ये 8वीं मीटिंग थी। तो चर्चा में किस लिए ये समझ में आ गया। अब एग्जामिनेशन में सवाल कैसे बनेगा इसको समझते हैं। पहले चीज़ तो आपको समझना होगा रेजिना डायलॉग आखिरकार क्या है। देखो, ये इंडिया का ही ना एक इम्पॉर्टेंट सा कॉन्फ्रेंस है। अब ये एक ऐसा कॉन्फ्रेंस है, एक ऐसी मीटिंग होती है जहाँ पर हम जियो पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर जो इकोनॉमिक्स चल रही है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। प्लस बड़े बड़े इश्यूज़ जो चल रहे हैं उन इश्यूज़ को कैसे टैकल किया जा सकता है ना, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार की जो मीटिंग है ना वो 2016 से लगातार दिल्ली में हो रही है, मैंने आपको बता दिया है। और इस बार ये 8वीं मीटिंग थी, ध्यान रखना। इस डायलॉग में बहुत सारे लोग होते हैं, मल्टी स्टेक होल्डर्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पे पूरा डिस्कशन चलता है, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, लोकल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं। इन सब लोगों को यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के जो लीडर्स होते हैं वो भी ज्वाइन करते हैं। मीडिया भी होता है, अकेडमिया होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि आपस में बैठकर डिस्कशंस करते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर में। अच्छा, सवाल यहाँ पर यह है, रेजिना डायलॉग जो कॉन्फ्रेंस है इसको कोई ऑर्गेनाइज तो करता होगा, कोई तो इसके पीछे बॉडी होगी जो पूरे इवेंट को रखती होगी। हाँ, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, ध्यान रखना, आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाएगा। इसको ऑर्गेनाइज करने वाली बॉडी का नाम है ORF। ORF मतलब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ORF भी अकेले इसको ऑर्गेनाइज नहीं करता है। ORF के साथ में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है ये पार्टनरशिप में आती है, उसके बाद जाकर यहाँ पे इसको ये ऑर्गेनाइज करते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल बन सकता है कि सर ये ORF क्या है, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ को लेकर हर साल क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो जब हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की बात करते हैं ना, तो इस बॉडी को 1990 में 1990 में बनाया गया था। ये एक इंडिपेंडेंट नॉन पार्टिजन आप बॉडी कह सकते हो, जिसका काम है रिसर्च करना, है ना, फॉरेन पॉलिसी को लेकर। उसके बाद में बड़े बड़े टॉपिक्स पर चर्चा करना, जैसे क्लाइमेट चेंज का टॉपिक हो गया, एनर्जी का टॉपिक हो गया, साइबर सिक्योरिटी वाले इश्यूज़ हो गए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में चर्चा हो गई। ऐसे टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर ये जो है डिस्कशन करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो ORF क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। कौन यहाँ पर रेजिना डायलॉग के नाम के इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है ये आपको समझ में आ गया। 8वीं मीटिंग थी और इस मीटिंग में कौन चीफ गेस्ट आया था, तो इटली के प्राइम मिनिस्टर आई थी, ध्यान रखना। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप GS पेपर नंबर 3 डिफेंस से रिलेट कर पाओगे। बात करिए टोमाहॉक मिसाइल के बारे में। जो ये टोमाहॉक मिसाइल है ना, ये अमेरिका का मिसाइल है, यह भी चर्चा में है।
तो अमेरिका का ये वाला मिसाइल है, इसको अगर हम कहें टक्कर कौन देता है तो टक्कर यहाँ पर रशिया का एक मिसाइल है कैलिबर मिसाइल, वो यहाँ पर इसको टक्कर देता है। बट अभी न्यूज़ में टोमाहॉक है तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा न्यूज़ क्या है पहले इसको बताओ। खबर यह है, ऊपर दिख रही होगी, कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनने हाल ही में जापान ने मतलब इन प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में बोला है कि जो जापान ना है वो आने वाले समय में अमेरिका से लगभग इस प्रकार की 400 टोमाहॉक मिसाइल्स को परचेज़ करने वाला है। इस वजह से यहाँ पर ये मिसाइल चर्चा में है। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है, तो ये जो मिसाइल है ये क्या है? ये एक अमेरिकन मेड लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है। ध्यान रखना, अमेरिका के थ्रू बनाई हुई मिसाइल है। प्लस यहाँ पर इस मिसाइल को आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो। कहीं से भी लॉन्च करने का मतलब यानी कि समुद्र में आपका जहाज़ चल रहा है तो उस जहाज़ से लॉन्च कर सकते हो, या फिर पनडुब्बी है आपकी समुद्र के अंदर, पनडुब्बी चल रही है वहाँ से लॉन्च कर सकते हो। इवन यहाँ पर आप कह सकते हो कि इसमें हम लोग वॉरहेड वगैरह भी लगाकर इसको लॉन्च कर सकते हैं, है ना। इसको और ज़्यादा मिसाइल को खतरनाक बना सकते हैं। फिर उसके बाद में बोला गया ये जो मिसाइल है इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि ये लो ऑल्टीट्यूड्स में उड़ेगा, यानी कि ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं, थोड़ी कम ऊंचाई पर ये उड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन अपने टारगेट को बहुत सटीक तरीके से हिट करेगा। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि सबसोनिक स्पीड पर चलता है। कहोगे ये क्या चीज़ है? देखो आपने सुपरसोनिक और सबसोनिक दो चीज़ें पढ़ी हैं, तो ये ध्यान रखना ये सबसोनिक स्पीड पर चलता है। अच्छा क्या डिफरेंस होता है? सुपरसोनिक स्पीड तो वो होती है जब जो साउंड की स्पीड होती है, जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि की स्पीड से जब ज़्यादा स्पीड कहलाती है वो सुपरसोनिक होती है, लेकिन ध्वनि की स्पीड से जब स्पीड कम होती है तो वो सबसोनिक स्पीड कहलाती है। तो ध्यान रखना साउंड की स्पीड से कम होता है सबसोनिक स्पीड। आपसे यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ये जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। फिर उसके बाद इस मिसाइल के फीचर्स के बारे में बताया गया। 6 मीटर की आपको ये लंबी सी मिसाइल देखने को मिलेगी। इसकी रेंज कितनी है? तो लगभग 2400 किलोमीटर तक, 2400 किलोमीटर तक की रेंज है। इतनी दूर तक जाकर यहाँ पर ये हिट कर सकती है, और पर घंटे के हिसाब से आप कह सकते हो ये 885 किलोमीटर के एरिया को ट्रैवल कर सकती है। ये इसकी स्पीड है, इतनी तेज़ी से यहाँ पर ये चल सकती है। प्लस इसके अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज़ किया गया है, सॉलिड फ्यूल का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। प्लस टर्बोफैन इंजन भी देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पे जो ज़्यादा गर्मी वगैरह है ना वो नहीं निकलती हुई नजर आएगी। प्लस इसके अंदर पावर है कि ये जो मिसाइल है इसको हम ट्विस्ट कर सकें या फिर टर्न कर सकें। अपने टारगेट को हम लोग जो है टारगेट हमने जो रखा है ना वहाँ पे मिसाइल छोड़ रहे हैं सपोज, अब यहाँ पे उसको हम टर्न भी कर सकते हैं, बीच में उसका जो कह सकते हो पोजीशन है उसको घुमा भी सकते हैं इधर उधर। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारा रडार होता है ना, रडार क्या करता है, इन मिसाइल्स को पकड़ लेता है, रडार की पकड़ में आ जाती हैं मिसाइल्स। तो आप कह सकते हो रडार से बचने के लिए भी यहाँ पर ये फीचर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। प्लस इस मिसाइल के अपने आप में बहुत सारे अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं वो भी पाए जाते हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ अपने आप में बहुत बेहतरीन देखने को मिलती हैं। तो इस मिसाइल का आप स्ट्रक्चर को जिस प्रकार से देख पाओगे, है ना, इसमें वॉर हेड भी आप लगा सकते हो, यानी आप बॉम्ब भी यूज़ कर सकते हो। प्लस इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। प्लस टर्बोफैन इंजन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर का यहाँ पर यूज़ किया गया है। ऐसे यहाँ पर और भी पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस मिसाइल के। नाउ आगे आते हैं। अगले आर्टिकल में बात ये हिंदुस्तान 228-201 LW के बारे में। तो अभी यहाँ पर आपने एक वेपन के बारे में पढ़ा, और दूसरा आर्टिकल भी हमारे वेपन से रिलेटेड है। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अच्छा पहले न्यूज़ क्या है पहले हम उसको समझते हैं। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, DGCA, जो हमारा पूरा एयरलाइन सेक्टर है ना, उसको देखने का काम करती है ये बॉडी। तो हाल ही में क्या किया इसने, हिंदुस्तान 228-201 LW जो एयरक्राफ्ट है ना, जिसको डेवलप किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के माध्यम से, HAL ने यहाँ पर इस वाले एयरक्राफ्ट को डेवलप किया है। तो इसको मंजूरी दे दी है, इसको अप्रूवल दिया गया है। रिसेंटली DGCA ने इसको अप्रूवल दिया, जिस वजह से यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट चर्चा में है। तो इस एयरक्राफ्ट के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ आपसे पूछा जा सकता है ये एयरक्राफ्ट क्या है, यानी कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा DO228 ये क्या है। तो ध्यान रखना एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। यहाँ पर पैसेंजर को इस एयरक्राफ्ट में बैठाकर इधर से उधर ले जाया जा सकता है। तो ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। और इसकी खास बात पता है क्या है? इसकी खास बात यहाँ पर यह है कि जो ये एयरक्राफ्ट है ये लगभग 5695 kgs के वेट को लेकर उड़ सकता है। इसका ये टेक ऑफ वेट देखने को मिलेगा, और इसमें 19 पैसेंजर की कैपेसिटी भी है। 19 पैसेंजर्स को यहाँ पर बैठा सकते हो इस पूरे एयरक्राफ्ट के अंदर में। प्लस क्योंकि इसकी इतनी सारी इंपॉर्टेंट फीचर है, इतना सारा वजन लेकर ये उड़ सकता है, तो ये जो एयरक्राफ्ट है ना, इसको सब 5700 kg वाले एयरक्राफ्ट वाली कैटेगरी में रखा गया है, आप ऐसा कह सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा भारी वेट को उठाने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इस एयरक्राफ्ट का फ़ायदा क्या होगा? बहुत सारे फ़ायदे होंगे। देखो इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि हम लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं। प्लस होगा कि यहाँ पे
वैसे क्या होता है, एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए जो पायलट होता है ना, उसको बहुत सारी क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, बट इसको चलाने के लिए कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी पायलट के पास में कोई कमर्शियल लाइसेंस है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस, तो वो भी यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट को उड़ा सकता है। प्लस इसको ऑपरेट करने में ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता है और ज़्यादा कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, आप कम ट्रेनिंग में भी इसको प्रॉपरली उड़ा सकते हो, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना, जो हमारा टारगेट है 2000 लाइक्स का, फटाफट उसको पहुंचा देना, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है हायाबुसा 2 मिशन के बारे में। तो हायाबुसा मिशन काफ़ी चर्चा में है, समझते हैं आखिरकार क्यों है ये चर्चा में। पहले न्यूज़ क्या है उसको समझेंगे। तो हाल ही में क्या हुआ, जो नासा है, दैट इज़ नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा क्या है? नासा अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसे यहाँ पर नासा का, सॉरी अमेरिका का ये स्पेस एजेंसी है नासा। तो हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ, नासा ने क्या किया कि जो भी हायाबुसा 2 मिशन जो इन्होंने किया था ना, इस मिशन से बहुत सारे जो सैंपल हैं वो सैंपल कलेक्ट किए थे। जो एस्टेरॉइड होता है ना, यानी अंतरिक्ष में जो एस्टेरॉइड है, यानी कि रॉकी पार्टिकल है, जो पत्थर है, वहाँ से कुछ सैंपल्स को कलेक्ट किया गया था। तो उस सैंपल्स के ऊपर यहाँ पर रिसर्च की गई। तो रिसेंटली यहाँ पर उस सैंपल में से कुछ लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स पाए गए हैं, इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मिशन है वो न्यूज़ में आया कि हायाबुसा 2 मिशन था क्या। तो समझते हैं पहले। तो आपसे सवाल ये बन सकता है कि कौन से देश का मिशन था ये? तो ये जापान का मिशन था। तो हायाबुसा 2 मिशन जो है ये जापानीज़ मिशन था। जापानीज़ एक स्पेसक्राफ्ट को हमने लॉन्च किया था और उस जापानीज़ स्पेसक्राफ्ट ने क्या किया, रायुगु नाम का एक एस्टेरॉइड है। एस्टेरॉइड मतलब मैंने आपको बताया अंतरिक्ष में जो हमारे पत्थर हैं, बड़े साइज़ के जो पत्थर हैं, है ना, छोटे साइज़ के जो पत्थर है वो सब एस्टेरॉइड कहलाते हैं। तो रायुगु नाम का यहाँ पर एक एस्टेरॉइड है, उसकी स्टडी करने के लिए यहाँ पर इस मिशन को लॉन्च किया गया था। तो इस एस्टेरॉइड तक ये मिशन हायाबुसा 2 पहुँचा, वहाँ से सैंपल को इकट्ठा किया, यानी कि कुछ टुकड़े वगैरह उठाए और सैंपल को उठाने के बाद में वापस से वो अर्थ पर लेकर आ गया। और फिर उस सैंपल का हम लोग अभी तक एनालिसिस कर रहे हैं, खासकर जापान में उसके ऊपर काफ़ी सारी जो रिसर्चेस हैं वो की जा रही हैं। तो इस मिशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये था ताकि हम क्लैरिफाई कर सकें कि कैसा जो हमारा सौर मंडल है, पूरा सोलर सिस्टम है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, धीरे धीरे वो कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे यहाँ पर लाइफ बनना स्टार्ट हुई है। तो उसको लेकर यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सैंपल है इसको लेकर रिसर्च की गई है, ठीक है। ये सैंपल यहाँ पे उस एस्टेरॉइड से उठा के लेकर आया गया था। इस प्रकार से छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े आपको देख पा रहे होंगे, ये सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, ठीक है, ताकि हम स्पेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें और भी बहुत सारी चीज़ें जान सकें, इसके लिए ये काम किया गया। आपसे सवाल बन सकता है कि जो ये हायाबुसा 2 मिशन है इसको किसने लॉन्च किया है? तो आप कहोगे जापान ने लॉन्च किया है। लेकिन जापान ने खुद ऐसे लॉन्च कर दिया क्या? नहीं। आप देखोगे बहुत सारे जो देश हैं ना, इनके पास में खुद की स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत के पास में इसरो, अमेरिका का नासा पढ़ा आपने, वैसे ही आप यहाँ पर देखोगे जापान का एक स्पेस एजेंसी जिसको हम लोग जाक्सा के नाम से जानते हैं। जाक्सा मतलब जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसको जाक्सा के नाम से जाना जाता है। तो इस मिशन को किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया, जापान की स्पेस एजेंसी थी, इसने लॉन्च किया है। ये मिशन कोई नया नहीं है, साल 2014 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। फिर लॉन्च करने के बाद में 2018 में ये इस रायुगु नाम के एस्टेरॉइड पर पहुंचा, वहाँ से सैंपल को उठाया। सैंपल उठाने के बाद में ये पृथ्वी पर आया था लौटकर दिसंबर 2020 में। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, जैसे ये इस मिशन का ये जो मिशन है ना ये सक्सेसफुल हुआ, इसका जो कैप्सूल है ये वापस से लौट चुका था। तो कैप्सूल तो आ गया वापस, लेकिन हमने क्या किया, उस स्पेसक्राफ्ट को वापस से एक नए मिशन पर भेज दिया और इसको हमने एक एक्सटेंडेड मिशन का नाम दिया गया, यानी कि इस रायुगु मिशन को, सॉरी इस हायाबुसा 2 मिशन को हमने आगे बढ़ा दिया। और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पहले तो हम रायुगु एस्टेरॉइड पर गए थे, अब यहाँ पे टारगेट यह है कि हम एक और छोटा एस्टेरॉइड है जिसका नाम है 1998 KY26, इस तक पहुँचें, ठीक है। ये अगला डेस्टिनेशन है, एक नया टारगेट है। तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा हायाबुसा 2। अब आप समझ रहे होंगे कि हायाबुसा 2 क्यों बोला जा रहा है। हायाबुसा 2 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इससे पहले हायाबुसा नाम का भी एक मिशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 होता है ना, तो पार्ट 1 इसका ऑलरेडी यहाँ पर लॉन्च हो चुका था। तो पार्ट 1 यहाँ पे लॉन्च किया गया था बहुत समय पहले, ठीक है। तो हायाबुसा जो मिशन है ना, ये पहला स्पेसक्राफ्ट था जो कि एक एस्टेरॉइड से सैंपल लेकर आया था। इसी को हमने देखकर हायाबुसा 2 बनाया था, ठीक है। जो पहला वाला हायाबुसा वाला मिशन था, केवल हायाबुसा वाला, ये एक एस्टेरॉइड से सैंपल लेकर आया था। उस एस्टेरॉइड का नाम है इतोकावा नाम का एस्टेरॉइड था। यहाँ से सैंपल को इकट्ठा करके लेकर आया था पृथ्वी के ऊपर 13 जून 2010 में, ठीक है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डेटा हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बात की है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर के बारे में। तो रिसेंटली काफ़ी चर्चा में थी एक्सरसाइज, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले तो खबर क्या है, पहले हम इसको समझेंगे न्यूज़ क्या है। तो इंडिया ने हाल ही में क्या किया, मिराज 2000 जो फाइटर जेट्स हैं हमारे, इनको डिस्पैच कर दिया, यानी भारत से ये जो फाइटर जेट्स हैं वो निकल चुके हैं इस अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर के अंदर में। और न केवल मिराज 2000 फाइटर्स हो गए, इसके अलावा कुछ और एयरक्राफ्ट हो गए हमारे।
वो सब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज में। ये कोबरा वॉरियर अभ्यास कहाँ पे हो रहा है? तो यूके में हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस अभ्यास के बारे में जानेंगे। ये जो कोबरा वॉरियर है ना, ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें हमारी एयर फोर्सेस हैं, और एयर फोर्सेस केवल इंडिया की नहीं है, उसके साथ साथ फिनलैंड है, स्वीडन है, साउथ अफ्रीका है, यूएसए है, सिंगापुर है, ये सब लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यूके की तो रॉयल एयरफोर्स है ही, इंडिया की भी एयरफोर्स है, इनके अलावा ये सारे देशों की एयरफोर्सेस भी हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस अभ्यास का जो मेन मकसद है वो ये है कि जो भी हमारी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं अलग अलग देशों के बीच में, इनके बीच में अच्छे से एंगेजमेंट हो सके, जो भी इन कंट्रीज़ को आता है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे के साथ में शेयर कर सकें, एक दूसरे को नई नई चीज़ें सिखा सकें। तो इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है? हमारे 5 मिराज 2000 जेट पहुँचे हैं, प्लस 2 C-17 ग्लोब मास्टर, और फिर IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट जो है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है क्या कि जो एक्साइज कोबरा वॉरियर है ये कौन कौन से देशों के बीच में होती है? तो ध्यान रखना, यूके और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में होती है। इसके अलावा 2 और अभ्यास है जो कि इंडिया और यूके के बीच में होते हैं, वो कौन कौन से हैं? कोंकण शक्ति। कोंकण शक्ति बेसिकली एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, यानी कि यहाँ पर एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, यहाँ पे इंडिया की और यूके की, ये तीनों की तीनों फोर्सेज यहाँ पर साथ में आकर इस अभ्यास को कंडक्ट करती हैं। फिर ऐसे यहाँ पर एक और अभ्यास का नाम है अजय वॉरियर, ये दोनों देशों की आर्मी के बीच में की जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई एक्साइज कोबरा वॉरियर के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। जीएस पेपर नंबर 1 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का जो आपका टॉपिक है ना, वहाँ से आप इसको लिंक कर सकते हो, आपसे सवाल बन सकता है। बात यही है वीर सावरकर जी के बारे में, तो डिस्कस करेंगे वीर सावरकर कौन है। ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों आए? क्योंकि हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर, इन्होंने हाल ही में वीर सावरकर जी को जो ट्रिब्यूट है, जो श्रद्धांजलि है, वो दी है इनकी डेथ एनिवर्सरी की वजह से। तो डेथ एनिवर्सरी की वजह से यहाँ पर ये व्यक्ति चर्चा में, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज़, इनका जन्म होता है 1883 में महाराष्ट्र में नासिक के पास। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर जो म्यूटनी हुई थी ना 1857 की, उसको एक्सेप्ट किया और बताया ये भारत की आज़ादी का पहला स्ट्रगल था। भारत की आज़ादी का जो पहला स्ट्रगल है वो 1857 में स्टार्ट हो चुका था, ये बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 आप पढ़ते हो, ठीक है, तो तभी यहाँ पर पहला स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था देश की आज़ादी का। और इसी के बेसिस पर इन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। प्लस यहाँ पर एक ये पैशनेट प्रोमोटर है हिंदुत्व के, बचपन से यहाँ पर इन्होंने हिंदुत्व को पूरी तरह से प्रमोट किया है, ऐसा कह सकते हो। प्लस इनको 50 साल की जो जेल है वो भी की गई थी, लगभग 50 साल की जो जेल दी गई थी, कहाँ पर? सेलुलर जेल में, जो अंडमान की सेलुलर जेल थी, वहाँ पर इनको एक तरीके से जेल में डाल दिया गया था, जिसको हम लोग काला पानी की सज़ा भी बोलते थे। अच्छा, ये इनको जेल में क्यों डाला गया? क्योंकि जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे ना, जिसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से जानते हैं, ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर रहे थे, इसके अगेंस्ट में विद्रोह कर रहे थे, जिस चक्कर में यहाँ पर इनको जेल में डाल दिया गया। और जैसे यहाँ पर ये जेल से छूटते हैं, जेल से रिलीज़ होते हैं, उसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या किया? अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने का काम किया। ठीक है, जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस चल रही थी, इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से काम किया रत्नागिरी के अंदर में। देन उसके बाद में हिंदू महासभा पॉलिटिकल जो पार्टी है, इसके ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और इन्होंने जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था 1942 में, उसको अपोज किया। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्विट इंडिया मूवमेंट के अगेंस्ट में थे ये व्यक्ति, ध्यान रखना। प्लस फिर इन्होंने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अभिनव भारत सोसाइटी, और साथ ही साथ में फ्री इंडिया सोसाइटी। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन जो कि इनके थ्रू बनाई गई थी। फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसके क्रिटिक भी रहे हैं, उसकी आलोचना वगैरह काफ़ी करते रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ में यहाँ पर खड़े रहे हैं। प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो देश का पार्टीशन कर दिया था, बंटवारा जो कर दिया था ना, इस चीज़ को यहाँ पर एक्सेप्ट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। ये वीर सावरकर जी इस चीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे। प्लस यहाँ पर बोला जाता है कि महात्मा गांधी जी के भी क्रिटिक थे, महात्मा गांधी जी की भी काफ़ी आलोचना किया करते थे, और महात्मा गांधी जी को उन्होंने हिपोक्राइट भी यहाँ पर बोला है। फिर 1948 में क्या होता है ना, जब कह सकते हो महात्मा गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ, उनको गोली मार दी गई। उसके बाद में बोला जाता है कि वीर सावरकर जी यहाँ पर एक को कॉन्स्पिरेटर थे, है ना, को कॉन्स्पिरेटर की तरह यहाँ पर उनको चार्ज किया जाता है कि कहीं ना कहीं इनका भी हाथ था इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचने में। ठीक है, तो ऐसी बातें यहाँ पर मेंशन की जाती हैं। तो जो भी चीज़ें थी हमारे आर्टिकल्स में मेंशन है, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। अच्छा, एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या ध्यान रखना है? देखो, एग्जामिनेशन के लिए पहली चीज़, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है वो ध्यान रखना है, क्योंकि बुक को लेकर पहले सवाल बन चुका है। दूसरा, इन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को बनाई है। मैंने ये पढ़ाई थी ना ऑर्गेनाइजेशंस, कहाँ पे पढ़ाई थी? अच्छा, ये पढ़ाई थी। तो अभिनव भारत सोसाइटी और फ्री इंडिया सोसाइटी, ऐसे सवाल बन सकता है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को किसने बनाया है, या कोई सी पॉलिटिकल पार्टी के ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो हिंदू महासभा पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, आगे आता है। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है JO 201। अब ये JO 201 क्या है, आओ थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं।
तो हुआ क्या, हाल ही में जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है ना हमारा, ये टेलीस्कोप क्या कर रहा है, लगातार बहुत सारी जो रिसर्चेस है वो कर देता है। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में क्या किया, J0201 का जो इमेज है, एक जो पिक्चर है वो कैप्चर किया है। अच्छा ये है क्या एग्जैक्टली, तो मैं आपको बता दूं, एक गैलेक्सी है, जैसे आकाशगंगा होती है ना वैसी, इसको नाम दिया गया है जेलीफिश गैलेक्सी, क्योंकि यहाँ पर ये ना गैलेक्सी कहीं ना कहीं जेलीफिश की तरह दिखाई पड़ रही है, तो इस वजह से जेलीफिश गैलेक्सी का नाम दिया गया। ठीक है, तो JO201 क्या है, एक जेलीफिश गैलेक्सी है जो कि कहाँ पर स्थित है, जो एबेल 85 गैलेक्सी क्लस्टर है ना। गैलेक्सी क्लस्टर क्या होता है, गैलेक्सी क्लस्टर वो एरिया होता है जहाँ पर ढेर सारी गैलेक्सीज आपस में साथ में मिलकर हैं, है ना, बहुत सारी गैलेक्सीज एक साथ हैं, ग्रेविटी की वजह से सब आपस में ग्रुप बनाकर खड़ी हुई हैं, या फिर कह सकते हो एक ग्रुप बना हुआ है गैलेक्सीज का, है ना, जहाँ पे हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यानी कि सौयों से या कह सकते हो या हज़ारों गैलेक्सी साथ में मिलकर बैठी हुई हैं। वहाँ पे हॉट प्लाज्मा भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा डार्क मैटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब एक साथ यहाँ पे क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप ही होता है, जब एक साथ बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी तो उसको यहाँ पे गैलेक्सी क्लस्टर बोलेंगे। तो जो एबेल 85 गैलेक्सी क्लस्टर है ना, ये वाला जो ग्रुप है, इसी ग्रुप के अंदर में यहाँ पर ये जेलीफिश गैलेक्सी पाई गई है। ये कितनी दूर है, बोला जा रहा है लगभग 700 मिलियन लाइट ईयर्स पर आप कह सकते हो ये जो गैलेक्सी है वो स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जेलीफिश गैलेक्सीज हैं क्या, तो ये एक प्रकार की ऐसी गैलेक्सी है ना जिसकी एक पूंछ सी नज़र आ रही है, जेलीफिश जैसे आप देखते हो ना वैसी, तो इसकी एक पूंछ सी नज़र आ रही है। मतलब मान लो ये गैलेक्सी है ऐसी, और ये गैलेक्सी जब आगे बढ़ती है ना तो अपनी एक पूंछ एक टेल सी बनाती है। और वो टेल कैसे बन रही है, गैस की, गैस हो गया, डस्ट हो गया, है ना, ये सितारे हो गए, तो इन सब चीज़ों से इसकी एक टेल बनती चली जा रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसको जेलीफिश गैलेक्सी का नाम दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो ये जो गैलेक्सी जब तेज़ी से मूव करती है ना, तो इससे क्या हो रहा है, मैंने आपको बोला जो गैस है इसके अंदर में वो सब चीज़ें पीछे छूट रही हैं, इसके पीछे पीछे आ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है एक पूंछ है इस गैलेक्सी की, एक टेल बन रही है। इसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर राम प्रेशर स्ट्रिपिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखना। गैलेक्सी क्लस्टर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, एक ग्रुप जहाँ पर बहुत सारी जो गैलेक्सीज हैं वो देखने को मिल जाती हैं। नाउ आते हैं हम लोग अपने एक एडिटोरियल की तरफ। आज सैटरडे भी है तो इश्यूज़ थोड़े कम हैं, तो एडिटोरियल एक ही है जहाँ पे हम चर्चा करेंगे दिल्ली के लिकर स्कैम के बारे में। आपको पता है इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे आर्टिकल्स, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन, द हिंदू का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, कहीं पर भी आप देखोगे बहुत चर्चा हुई है दिल्ली के लिकर स्कैम के बारे में। शराब को लेकर जो घोटाला हुआ है वो क्या है मामला, समझते हैं। पहले तो हम समझेंगे न्यूज़ क्या है। खबर यह है कि जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वैसे आप दिल्ली का नाम लोगे तो दिल्ली के जो सीएम है वो हैं केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल में जो दूसरा बड़ा व्यक्ति आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे तो वहाँ के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। तो मनीष सिसोदिया साहब को क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के थ्रू। जो सीबीआई है, सीबीआई ने यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया, बोला यह जा रहा है कि जो ये पूरा मैटर है ना, ये दिल्ली का लिकर स्कैम है। दिल्ली यहाँ पर एक एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी, और उसके बाद में उस पॉलिसी को उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो सीबीआई का कहना यह है कि जो ये पॉलिसी लाए और ख़त्म कर गए ना, उसमें बहुत सारी गड़बड़ी है, तो उसी गड़बड़ी को देखते हुए यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब हम समझेंगे कि आखिरकार ये एक्साइज पॉलिसी था क्या ये पॉलिसी, क्या ये नीति लेकर आए थे शराब को लेकर। चलो इसको समझते हैं। तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 पहले हम ये समझने वाले हैं। तो ये जो 2021-22 वाली पॉलिसी है ना, इसको हम न्यू लिकर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। न्यू लिकर मतलब एक नई नीति है, मतलब शराब को लेकर कोई दूसरी पॉलिसी भी थी क्या, हाँ एक पुरानी वाली भी है, लेकिन पहले हम नई वाली डिस्कस करेंगे फिर पुरानी वाली। तो जो नई पॉलिसी आई थी वो कब से कब तक, 2021-22 वाली है। इसको कब लागू किया गया था, 17 नवंबर 2021 में इसको लागू कर दिया गया था। और इसने यहाँ पर क्या किया, शराब कैसे बेची जाएगी दिल्ली के अंदर में, वो पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। जैसे पुरानी वाली पॉलिसी में था वो सब पलट कर इन्होंने चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि पहले वाली जो पुरानी वाली पॉलिसी थी ना, पुरानी वाली पॉलिसी में सरकारी दुकानें भी काफ़ी सारी हुआ करती थी, बट नई वाली पॉलिसी में इन्होंने सरकार को इस शराब वाले बिजनेस से पूरी तरह से पीछे खींच दिया कि शराब में इस वाले बिजनेस में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। केवल और केवल प्राइवेट ऑपरेटर्स को यहाँ पे बोला गया कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वही लोग यहाँ पर अपनी शराब वाली दुकानों को चला सकेंगे। कोई सरकारी ठेके वाली दुकान नहीं रहेगी, केवल और केवल प्राइवेट दुकानें रहेंगी जो शराब की रहेंगी, ऐसा यहाँ पर बोला गया। इसका मेन मकसद यहाँ पर यह था इस पॉलिसी का कि जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके, जो कालाबाजारी हो रही थी शराब की उसको रोकी जा सके। लेकिन एक कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है, कंट्रोवर्सी छिड़ने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, दिल्ली इस पुरानी वाली जो ये पॉलिसी है ना, जो ये पॉलिसी लेकर आई थी ना, ये नई वाली 2021-22 वाली जिसके बारे में अभी आपको बताया, ये पॉलिसी ख़त्म कर देती है।
खत्म करने के बाद में इन्होंने पुरानी वाली पॉलिसी को वापस लागू कर दिया। तो ये जब चीज़ें चल रही थी ना, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये पूरा मुद्दा सौंप दिया सीबीआई को। अब सीबीआई ने जब इसकी जांच पड़ताल बैठाई तो बताया कि भैया जो ये पॉलिसी लाए और ख़त्म कर गए ना, उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ थी, जिसकी वजह से क्या कर लिया गया है, मनीष सिसोदिया साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। अब 2021-22 वाली यानी कि जो नई वाली पॉलिसी है ना, इसके फीचर्स क्या थे, आओ पहले इसको डिस्कस करते हैं आखिरकार क्यों ऐसा किया गया। तो ये जो नई लिकर पॉलिसी है ना, नई वाली 2021-22 वाली, यहाँ पे क्या किया गया, शहर को डिवाइड कर दिया गया अलग अलग 32 जोन में। पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर शराब एक ही आधी जगह पर मिला करती थी, तो लोगों को हर जगह से आकर एक जगह पर जाकर वहाँ से शराब खरीदना पड़ता था। बट यहाँ पे अब क्या, नई वाली पॉलिसी के तहत कर दिया गया कि शहर को 32 जोन्स के अंदर में डिवाइड कर दिया गया। अब 32 जोन में डिवाइड करने के बाद में अलग अलग जगह पर इन्होंने क्या कर दिया, शराब की जो दुकानें हैं वो बनवा दी। तो इससे क्या होगा, हर जगह पर जो शराब है वो अवेलेबल होने लगेगी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर बोला गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि देखो जो लाइसेंस है ना, यहाँ पे जो 2021-22 वाली जो पॉलिसी थी, नई वाली पॉलिसी, इस पॉलिसी के तहत लगभग 849 जो दुकान वाले हैं, जो वेंडर्स हैं, उनको लाइसेंस दिया गया। इनको लाइसेंस दिया गया कि भैया आप अपनी दुकान खोल सकते हो। तो ये एक्साइज डिपार्टमेंट ने इनको ये लाइसेंस दे दिया था 2021 के अंदर में। लेकिन जब आप पुरानी वाली पॉलिसी को देखोगे, यानी इससे पहले वाली जो पॉलिसी थी, तो पुरानी वाली पॉलिसी में सरकार का एक बहुत बड़ा रोल था। अगर पुरानी वाली पॉलिसी में देखोगे ना, तो 864 लिकर शॉप्स ओपन थी, जिसमें से 475 सरकार चला रही थी, सरकार की अलग अलग 4 एजेंसियाँ चला रही थी, और 389 प्राइवेट सेक्टर चला रहा था। लेकिन नई वाली पॉलिसी में क्या किया गया, इसमें यहाँ पर सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। ठीक है, सारे लाइसेंसेस यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए। और पहली बार ऐसा कर दिया गया कि जो दुकानें हैं शराब की, इनको बोला गया कि आप अपनी मर्जी से रेट डिसाइड कर लो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। रेट डिसाइड करने के बाद में आप भरपूर मात्रा में जो भी डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हो, डिस्काउंट दे दो। तो इन्होंने क्या किया, डिस्काउंट देने के लिए भी अलाउ कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आने लगी। फिर उसके बाद में बताया गया, इसमें यह भी चीज़ बोली गई कि जो शॉप है, जो शराब की दुकान, उसको 3 बजे तक खोलने के लिए भी अनुमति दी गई थी, बट इस चीज़ को यहाँ पे लागू नहीं किया गया। बट इतना ज़रूर ध्यान रखना कि यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह देने के लिए बोल दिया गया इनसे। लेकिन क्वेश्चन यह है कि चलो ठीक है सर, हमने इस पॉलिसी को समझ लिया, अब ये बताओ इसको लेकर कंट्रोवर्सी कहाँ पर हो गई। तो कंट्रोवर्सी यहाँ पर यह हुई कि इस पॉलिसी को लागू करने से पहले आप यहाँ पर देखोगे ना, तो क्या करना था, इस पॉलिसी को लागू करने से पहले इस पॉलिसी को एक बार एग्जामिन करना था चीफ सेक्रेटरी के थ्रू। पहली बार चीफ सेक्रेटरी के थ्रू यहाँ पर एग्जामिन करना था, जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी होते हैं। बट ऐसा यहाँ पर हुआ, तो चीफ सेक्रेटरी ने यहाँ पर पाया कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल रही है नई वाली पॉलिसी में। और इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, और रिपोर्ट में ये बताया कि जो दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं सिसोदिया साहब, मनीष सिसोदिया साहब, जो कि यहाँ पर इस पूरे एक्साइज डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए कि इन्होंने एक्साइज पॉलिसी में बदलाव तो कर दिए, क्योंकि मैंने बोला था एक पुरानी वाली पॉलिसी एक नई वाली पॉलिसी है। तो पुरानी वाली में बदलाव करके नई पॉलिसी लेकर आए 2021-22 के लिए। तो जो नई वाली पॉलिसी लेकर आए ना, ये बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल के लेकर आए, क्योंकि आपको पता है दिल्ली एक प्रॉपर स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र सरकार का बैठा हुआ है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो अप्रूवल है वो यहाँ पर इन्होंने नहीं लिया था, ऐसा यहाँ पर बोला है। तो काफ़ी सारी पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में भी देखने को मिलती हैं। तो पहले इनको ये इस पॉलिसी के अंदर में बदलाव करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक अप्रूवल लेना चाहिए था, बट वो नहीं लिया गया। तो क्या हुआ, चीफ सेक्रेटरी के इस रिपोर्ट के बेसिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, एक डिटेल रिपोर्ट यहाँ पर देखिए। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला, एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है विजिलेंस डिपार्टमेंट से। ठीक है, और फिर उस रिपोर्ट को रिव्यू करने के बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, इस पूरे मैटर को सौंप दिया सीबीआई के पास में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास में, कि भाई अब आप इस मैटर को देखो। बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं, अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है, अलग अलग रिपोर्ट आई है, सब में यहाँ पर कुछ ना कुछ घोटाला देखने को मिला है। तो अब यहाँ पर आप इस मैटर को देखो, ऐसा यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया कि बहुत सारा ये लोग डिस्काउंट वगैरह दे रहे थे। अब जो ये डिस्काउंट दे रहे थे ना, तो इस डिस्काउंट की वजह से, लिकर पर जो डिस्काउंट दिया गया, इसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, जो इनका पैसा जो इनका जनरेट होना चाहिए था, वो रेवेन्यू इतना बढ़ नहीं पाया। दूसरा बोला गया, जो ये लाइसेंस दिए गए ना, ये सारा काम किया गया है, ये सब वायलेशन हो चुका है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कुछ अपने आप में रूल्स एंड रेगुलेशन है। दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और जहाँ पर आप पूरी तरह से लिकर्स को प्रमोट कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये वायलेशन होता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली एक्साइज रूल 2010 का। और आपने पहली बात लेफ्टिनेंट गवर्नर से अप्रूवल नहीं लिया, तो वहाँ पर भी एक वायलेशन देखने को मिला है। तो ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बोली गई। फिर उसके बाद इन लोगों को बहुत सारे छूट दे दी गई, अपने हिसाब से आप चीज़ों को डिसाइड करो। पहले क्या होता था कि अगर कोई फ़ॉरेन लेकर आ रही है, बाहर से कोई शराब आ रही है ना,
तो उसके ऊपर एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी। जैसे कोई बियर है तो हर एक बियर की बोतल के ऊपर, हर एक बियर के केस के ऊपर 50 रुपये का जैसे सेस है ना, वो लग रहा है, सेस वो सरकार को जा रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर वो रिमूव कर दिया। इन्होंने बोला कि अब वो सेस आप रिमूव कर सकते हो, और रिमूव कर दिया, हटा दिया गया। अब जब सेस रिमूव कर दिया तो सरकार के पास में जहाँ से पैसा आ रहा था ना इस सेस से, अब वो जो फ़ी लग रही थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। इसके चक्कर में जो स्टेट का रेवेन्यू है, जो इनकी कमाई है, वो काफ़ी हद तक कम हो गई शराब को सस्ती करने के चक्कर में, है ना। जो बाहर से शराब आ रही थी उसमें पहले थोड़ा चार्ज लगाया जाता था, वो चार्ज इन्होंने हटा दिया, जिसके चक्कर में सरकार का रेवेन्यू इतना जनरेट नहीं हुआ। तो ये बात यहाँ पे बोली गई, ठीक है। तो ये इश्यूज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए। फिर उसके बाद में जब चीज़ें दिखने लगी ना, बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर इसमें देखने लगे, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी जो पॉलिसी है इसको यहाँ पर बदल दिया। इन्होंने पॉलिसी को हटा कर क्या कर दिया, पुरानी वाली पॉलिसी को वापस से लागू कर दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे जो इश्यूज़ है वो होने लगे। प्लस बोला ये जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति लाइसेंस लेता है ना शराब की दुकान खोलने के लिए, तो लाइसेंस लेते वक्त यहाँ पर उसको एक फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। तो आप कह सकते हो जो लाइसेंस की फ़ी है ना, लगभग बहुत सारा जो पैसा है वो लिया ही नहीं गया, उसके ऊपर छूट दे दी गई है। लगभग 144 करोड़ 144.36 करोड़ के आसपास की जो छूट दी गई है, ये भी यहाँ पे चर्चा में बताई गई है। तो जनवरी 2022 के अंदर में जो लाइसेंस फ़ी है ना, इसके ऊपर छूट दी गई है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब इश्यूज़ की वजह से क्या किया गया, अब जब सीबीआई ये भी बोलता है कि हमने बहुत सारी पूछताछ की, 8 घंटे तक यहाँ पर इनसे बातचीत करी है, क्वेश्चनिंग करी है, बट यहाँ पर फिर भी ये खुलकर जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इस चक्कर में यहाँ पर मनीष सिसोदिया साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है ये इशू क्या है, ये एक्साइज पॉलिसी क्या है, और इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्या है, क्या क्या चीज़ें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे आर्टिकल होते हैं समाप्त। अब स्टार्ट होता है हमारा प्रीलिम्स रैपिड फायर का सेशन। तो आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फटाफट उसको देखेंगे, और पहले मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बताता हुआ चलूँगा, उसके आंसर्स आप खुद बताना, फिर उसके बाद में एक साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन बात करता है रेजिना डायलॉग के बारे में। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले रेजिना डायलॉग के बारे में पढ़ा है। तो रेजिना डायलॉग के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक इंडिया का बहुत ज़्यादा प्रीमियर कॉन्फ्रेंस होता है जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स को लेकर, और ये डायलॉग, ये जो मीटिंग है, इसको हम हर साल कंडक्ट कर रहे हैं 1993 से। क्या ये सही बात है? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि रेजिना डायलॉग जो है ना, इस मीटिंग को कौन ऑर्गेनाइज करता है? हमारा ORF, दैट इज़ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। और ORF क्या करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में पार्टनरशिप करने के बाद में इस डायलॉग को ऑर्गेनाइज करता है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है टोमाहॉक मिसाइल के बारे में। तो ये जो टोमाहॉक मिसाइल है ना, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक अमेरिका के थ्रू बनाई हुई लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दूसरा स्टेटमेंट, इसको यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से। जो लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, केवल और केवल वहीं से लॉन्च किया जा सकता है, मतलब ज़मीन से ही हम केवल और केवल लॉन्च कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं से लॉन्च नहीं कर सकते। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बात करता है एक्साइज कोबरा वॉरियर के बारे में। तो एक्साइज कोबरा वॉरियर रिसेंटली चर्चा में है, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो अभ्यास है ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल अभ्यास है। यहाँ पर कह सकते हो कि जो G7 कंट्रीज़ है ना, उन G7 कंट्रीज़ के एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन होता है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो अब यहाँ पर 2023 के एडिशन में पार्टिसिपेट कर रही है इस अभ्यास में। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही है, या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है वीर सावरकर जी से रिलेटेड। इनसे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि देखो, हिंदू महासभा पार्टी के ये प्रेसिडेंट की तरह सर्व करते थे, हिंदू महासभा पार्टी के प्रेसिडेंट की तरह इन्होंने सर्व किया। दूसरा, मतलब इसी स्टेटमेंट में एक आगे हिस्सा दिया गया है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 का, उस क्विट इंडिया मूवमेंट को इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो क्या यह सही है स्टेटमेंट? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, और इन्होंने यहाँ पर क्या किया, देश का जो बंटवारा हो रहा था उस चीज़ को जो एक्सेप्ट किया इस पार्टी ने, इसके चक्कर में यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं वीर सावरकर जी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है दोनों में से? ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही है, या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स JO201। JO201 रिसेंटली न्यूज़ में है, तो ये क्या है ये आपको बताना है। नीचे ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन A, क्या ये एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड है? ऑप्शन B, क्या एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है? ऑप्शन C, ये एक लेज़र गाइडेड मिसाइल है? या फिर ऑप्शन D, ये एक जेलीफिश गैलेक्सी है?
बताओ कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है हायाबुसा 2 के बारे में। हायाबुसा 2 एक एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है, लेकिन बताना यह है कि दुनिया की कौन सी स्पेस एजेंसी ने जो है इस मिशन को लॉन्च किया था। ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी जाक्सा या फिर ऑप्शन डी CNSA। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हिंदुस्तान 228201 LW। ठीक है, यानी कि जो ये हिंदुस्तान 228201 LW है ना, ये क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए एक लाइट वेट टोड हॉइट्जर है, ऑप्शन बी एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, ऑप्शन सी एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, या फिर ऑप्शन डी एक गैस ऑपरेटेड एजोल्ट राइफल है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बस खाली इतने से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई होप गाइज आप लोगों ने सही से इनको अटेम्प्ट किए होंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे। चलो फटाफट मैं आपको आंसर्स बताता हूँ और आखिरी वाले क्वेश्चन से ही मैं आपको सारे आंसर्स बताता हुआ चलूँगा। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हिंदुस्तान 228201 LW क्या है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है जो कि बहुत ज़्यादा वजन को लेकर उड़ सकता है। ठीक है, तो एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हायाबुसा 2 मिशन एक एस्टेरॉइड सैंपल रिटर्न है। ठीक है, एक एस्टेरॉइड पर से वो सैंपल को लेकर आया है वापस। तो बताओ कौन सी स्पेस एजेंसी ने उसको लॉन्च किया है। तो वह जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। ठीक है, इसने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था। अब आप लोगों से मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि जो हायाबुसा 2 मिशन है ना, ये कौन से एस्टेरॉइड से सैंपल लेकर आया है, उस एस्टेरॉइड का नाम क्या है, फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर आपसे पूछा गया JO201, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, बताओ ये आखिरकार क्या है। तो इसका सही उत्तर है ये एक जेलीफिश गैलेक्सी है। अभी हमने डिस्कस किया था जेलीफिश गैलेक्सी के बारे में। ये गैलेक्सी कौन सी होती है जिसकी एक पूंछ सी नज़र आती है, जो कि डस्ट से जो भी यहाँ पे डस्ट है, गैस है, उससे यहाँ पर ये पूंछ बनी हुई है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वीर सावरकर जी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। कहोगे सही बात तो है, हिंदू महासभा पार्टी के प्रेसिडेंट की तरह तो इन्होंने सर्व किया था। हाँ ये सही है, लेकिन आगे की बात पढ़ो। आगे लिखा है कि इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट किया, ऐसा नहीं है, इन्होंने यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट सही है, हाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर पूरी तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर के बारे में। तो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर को लेकर जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो केवल करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि G7 कंट्रीज़ की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेशन किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन आप देख पाओगे इंडिया की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया G7 का मेंबर है भी नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही हो जाता है गलत। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि हाँ इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है 2023 के इस एडिशन के अंदर में। दैट इज़ वाई ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है टोमाहॉक मिसाइल को लेकर। तो टोमाहॉक मिसाइल को लेकर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। पहली बात तो आप सोच रहे होंगे पहला स्टेटमेंट सही तो है, अमेरिका की तो मिसाइल है, ये क्या दिक्कत है इसमें। हाँ ठीक है, लेकिन अगर आपने वीडियो को ध्यान से सुना है तो आप समझ गए होंगे गलती कहाँ कर रहे हो। यहाँ पे लिखा है एक सुपरसोनिक मिसाइल है, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि एक सबसोनिक मिसाइल है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल के बीच का डिफरेंस। अच्छा, सुपरसोनिक और सबसोनिक के बीच का डिफरेंस अब आप मुझे बताओगे नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को बिना आगे पीछे किए आपको अभी हाथों हाथ बताना है, देखते हैं आपका कंसंट्रेशन लेवल किस लेवल पर था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि बोला गया केवल इसको आप ज़मीन से लॉन्च कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप समुद्र में जो जहाज़ है वहाँ से भी लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो इस वजह से दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नीदर 1 नर 2। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था रेजिना डायलॉग के बारे में। तो रेजिना डायलॉग को लेकर आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे दूसरा स्टेटमेंट जो है ना वो केवल और केवल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अब पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है, कहोगे सही लग रहा है, जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक को लेकर तो बॉडी बनाई गई है, एक कॉन्फ्रेंस करता है, एक इंडिया का प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है, सही बात है, लेकिन आगे की कहानी पढ़ो। ये बॉडी 2016 से काम कर रही है, ना कि 1993 से। तो 2016 से इस प्रकार के यहाँ पे हम डायलॉग रख रहे हैं और अब की बार का 8th सेशन था ये। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस रेजिना डायलॉग को कौन ऑर्गेनाइज करता है, ORF ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ में पार्टनरशिप कर। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, दैट इज़ वाई ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा 2 ओनली। ठीक है, तो ये आज के थे सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट से जो क्वेश्चंस, उसके बाद ये सब हमने डिस्कशन कर ही लिया है। आज एडिटोरियल कम थे तो यहाँ पे लास्ट में हमने वैसे एक आर्टिकल ले लिया है और डिटेल्स आपको समझा दिया है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे मुझसे कि सर दिल्ली वाला जो ये इशू है लेकर स्कैम जो है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बता दो, तो यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, बाकी आज आर्टिकल का मैं सैटरडे की वजह से आपको पता है। और बाकी आप मुझे एक चीज़ बताओ, देखो वैसे तो हम लोग आज जैसे ये सप्ताह है ना पूरा चला चुके हैं,
ये जो लेक्चर है मैं इसको मंडे टू सैटरडे लेकर आता हूँ, आपको पता होगा। वैसे एक सप्ताह मैंने संडे में भी कंडक्ट किया था लेक्चर। संडे में हम लोग रिवीजन कर रहे थे उस पिछले वाले सप्ताह में। तो आप मुझे बता सकते हो क्या इस सप्ताह यानी कि जैसे कल संडे है तो कल संडे में मैं आपको पूरे सप्ताह का एक रिवीजन सेशन दे दूँ या एक नया वीडियो लेकर आऊँ? ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो कि कल संडे में जो आपका ये वाला वीडियो है सुबह 5 बजे वाला, इसमें मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँ, मतलब नए जो कंटेंट है वो लेकर आऊँ, या पूरे सप्ताह का एक रिवीजन सेशन करूँ, या आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। ना मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।